26 में जहां चुनाव होने हैं वहां भी बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पुरजोर विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रखा है। अब एक बीएलओ की मौत के मामले में दीदी आग बबूला है। पश्चिम बंगाल की एक बीएलओ रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। ममता ने इस मामले में एक्स पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को धमकी दी। पूछा, और कितने बीएलओ की जान जाएगी? एसआईआर का प्रेशर और कितने लोगों को जान देने पर मजबूर कर देगा? जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठी है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। तो ममता बनर्जी जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और रोज वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। बाकायदा उन्होंने एक लेटर भी लिखा था चुनाव आयोग को और ये कहा था कि प्रशिक्षण दिया जाए, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, टाइम बढ़ा दिया जाए, अवधि को बढ़ा दिया जाए। और इसको लेकर ही ममता बनर्जी अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं। और जो नैरेटिव ममता बनर्जी हर्षवर्धन जी बना रही हैं, क्या वो नैरेटिव सही है? वो जो कह रही हैं कि अगर एक भी बीएलओ की मौत हो रही है तो भाई ये खतरनाक है, आप इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? इसको कम से कम समय तो दीजिए ना लोगों को कि वो अपने काम को पूरा कर सकें। देखिए, पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर बीएलओ जो है, क्योंकि बीएलओ को ये समझना बहुत जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या केंद्रीय चुनाव आयुक्त के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि देश भर में कोई भी काम करे। राज्यों में जरूर चुनाव आयुक्त के पास एक छोटी टीम होती है, छोटा सा कार्यालय होता है, लेकिन जब वो किसी राज्य में कोई काम करते हैं तो उस राज्य की ही स्टेट की मशीनरी लगती है। मतलब उसमें सब हो सकते हैं, किसी भी तरह के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, शिक्षक से लेकर बैंकर तक या अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग, सब उस ड्यूटी में लगते हैं। अब जब बीएलओ के तौर पर देखें तो मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी सामान्य सी प्रक्रिया है वो इतनी असामान्य कैसे हो गई। अभी तो चुनाव आयोग ने एक बीएलओ के अंतर्गत सिर्फ 1200 मत रखे हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बार बार ये ऐसे लग रहा है जैसे बीएलओ के माथे पर, और हमारा अपना जो बीएलओ हमारी सोसाइटी में जो आया उसने भी कहा कि अरे सर कोई हमको आदमी भी नहीं मिला है, कल शायद उसके साथ एक और सज्जन आए। अब जैसे हम लोग तो मान लीजिए अपार्टमेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहां वो आता है, हर घर में जाके फॉर्म देता है और क्लब में बैठ जाता है, आप जाके जमा कर दीजिए। बड़ा आसान सा इजी वे में काम है। हम अपने जो घर प्रयागराज में, तो वहां इसे घर में दे गया, आप जाके सबको जमा कर देना है। ये इतना तनाव कहां से आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल अकेला राज्य था, या कहें कि पहला राज्य था जहां बीएलओ ने रिवोल्ट कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और जगहों पर भी कार्रवाई करनी पड़ी। अब इसके बीच में कुछ बीएलओ के, अब वो सुसाइड है या किसी और जगह से वजह से जान गई या क्या हुआ, ईश्वर जाने, उसकी जांच हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इतना असामान्य तरीके से ये थोड़ा खतरनाक भी दिखता है। एक वर्ग है विपक्ष का जो बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा देना चाहता है, तो अब सामान्य स्थिति में तो रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने रोका नहीं, तो क्या ये सब भी कुछ वजह हो सकती है? और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी आसान प्रक्रिया है ये एसआईआर वाली, उसके बाद जो और होगा उसमें आपको कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसके पास कागज नहीं हो, कागज ले आए दे, वो सब हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें इतना तनाव हो जाए कि कोई जान दे दे। और हर काम जो करते हैं उसमें इतना 1200 लोगों को 10 दिन में जाकर फॉर्म बांट देना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और जो लोग सुन रहे हैं जरा वो भी समझें, आप लोग भी जाके जिस दिन फॉर्म मिला ना उसके दूसरे दिन क्यों नहीं भर दे रहे हैं? क्योंकि इसके बाद करना होता है डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, यानी जो आपने किया है, जो फॉर्म फिजिकल आ गए, अब जब सब कुछ हो गया तो आपको डिजिटली उसमें मार्क करना है कि भैया ये लोग दुरुस्त हैं, यानी इनका नाम मतदाता सूची में रहेगा, ये यहां से कहां चले गए हैं वो डालेगा, जो यहां रह ही नहीं गए वो डालेगा, जिनका डुप्लीकेसी थी वो दूसरा फॉर्म तो देने आएंगे नहीं। तो ओवरऑल जब ये सब हो जाएगा तो मुझे जहां तक तारीख ध्यान में रही कि 9 दिसंबर, उसके बाद फिर जोड़ने का काम होगा। यानी आपका नहीं है तो आप उसमें जाके दे दीजिए, आप अपना बताइए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना है वो सब दीजिए। प्रोसेस बड़ा ठीक है। लोग एक तो इसको जानबूझकर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, दूसरा जो मतदाता है उसको भी सोचना चाहिए ये आपका भी काम है। बीएलओ कर रहा है, बीएलओ भी भारत का नागरिक है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी अपने मतदाता पहचान पत्र, मतदान की चिंता होनी चाहिए।
बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था उस वक्त भी ममता बनर्जी थी जो बड़ा एग्रेसिवली कहती थी कि बंगाल में करके दिखाइए, बंगाल में हम नहीं होने देंगे। अब जब बंगाल में प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ममता बनर्जी ने एक अलग तरीका भी निकाला है। कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिन घटनाओं को आधार बनाकर वो सवाल पूछ रही हैं और ये कह रही हैं कि गलत तरीके से हो रहा है, ये सरासर गलत है, इसे अभी रोक देना चाहिए या इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए या ट्रेनिंग बढ़ा देनी चाहिए, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे। लेकिन एसआईआर का जो दूसरा पहलू है वो जो पश्चिम बंगाल से तस्वीर सामने आ रही है वो भी आप देखिए। एसआईआर का खौफ कुछ लोगों में साफ नजर आ रहा है, वो लोग जो फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से देश में रह रहे थे। बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कई लोग उस पार जाने की जल्दी में हैं। हकीमपुर बॉर्डर पर हजारों घुसपैठियों का जमावड़ा है जो अपने वतन लौटना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से यहां रह रहे थे, इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते एसआईआर में इनकी पहचान घुसपैठियों के तौर पर हो सकती है। लिहाजा ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर डटे हुए हैं, सबकी जांच की जा रही है। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो बीते कई दिनों से सामने आ रही हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे जब पूछा जाए कि आप कब आए तो कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 35 साल पहले आया है। किसी के डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए डर की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये दो पहलू हैं जो एसआईआर के समझ में आ रहे हैं विजय जी। और जो ममता बनर्जी की हम चर्चा कर रहे थे, क्या ये उसी की दूसरी किश्त है जो वो पहले बड़े कहती थी एग्रेसिवली कि एसआईआर नहीं होने देंगे हम बंगाल में, जो बिहार में आप कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं होगा, और उसके बाद में से इन घटनाओं को आधार बनाकर बार बार सवाल पूछना, ये अगली किश्त है क्या इसे रोकने के लिए? ये दो चीज़ें, जो घटनाएं हो रही है उनकी जांच होनी चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है। लेकिन ये एक और समझने की बात है जो हर्ष जी ने कही कि ये जो चुनाव आयोग का जो काम है वो सरकार के लोग कर रहे हैं। सरकार मतलब राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं। तो हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी, वो अलग से नहीं है, कोई चुनाव आयोग का मोहर उस पर मुकुट नहीं लगा हुआ कि क्राउन बनाकर वो नहीं होगा, अलग नहीं, वही सरकार के लोग हैं जो स्कूल में हैं, टीचर हैं और सब लोग हैं। तो सरकार को यदि ममता जी को लग रहा है कि कोई प्रेशर है, कोई परेशानी है, तो उसको सॉल्व करना, उसके लिए उनकी मदद करना, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये एसआईआर का काम सरकार की जिम्मेदारी भी है, जैसे मतदाता की जिम्मेदारी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और एम्प्लॉयज उनके हैं। तो मान लीजिए कोई परेशानी हो रही है, वैसे मुझे भी नहीं लगा कि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा इशू है जिसमें कोई इतना बड़ा प्रेशर किसका हो रहा है, कोई रॉकेट थोड़ी बनाना है वहां पर, किस चीज़ का। और हर दिन का एवरेज मान लो तो 100 लोगों की लिस्ट करना है। अपार्टमेंट में तो और आसान काम है, लेकिन सब जगह अपार्टमेंट नहीं है तो घरों में जाना है, तो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एवरेज हो गया कि 15 घरों में जाना है दिन भर में, समझ लीजिए। तो 15 घर जाना कोई इतना बड़ा काम है कि नहीं है। अगर 100 घर भी जाना है तो इतना भी कठिन काम नहीं, आपको फॉर्म ही तो बांटना है हर दिन के लिए। अपने मैं मतलब थोड़ा लाइटर नोट पर सर, शादी ब्याह का सीजन है, अखिलेश जी ने कहा था शादी का न्योता बांटने जाते तो एक दिन में 50-100 घर बांटते हैं कि नहीं बांटते?